हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जिन लोगों का भी पेपर 2 CTET पेपर 2 SST है, उन लोगों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th की NCERT की जो बुक है हिस्ट्री में चैप्टर 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की जो सत्ता होती है वो किस तरीके से स्थापित होती है। वैसे तो ये चैप्टर मैं कल ही स्टार्ट कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जो है मैं कल सोच रही थी कि दो पार्ट में कराऊंगी, लेकिन इसे मैं जो है कंप्लीट करवाने वाली हूँ 3 पार्ट में, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो समझाना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। तो एकदम टू दी पॉइंट्स में जो है इस चैप्टर जो है हम करने वाले हैं। आप लोगों को ये बुक दिख रहा होगा, ये बुक जो है मैं आप लोगों को पूरा जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी इसका PDF। तो वहाँ पे जो है आप लेकर एक बार जो है इसे अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप लोगों के सामने जो है हाईलाइटेड पॉइंट्स मिल जाएंगे। पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप जो है जो मेन पॉइंट है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, केवल आपको वो पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप पेपर 2 SST की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये बुक से मैं ज़रूर करवा रही हूँ, लेकिन जो पॉइंट हाईलाइट किया है केवल आपको वो पढ़ना है। यहाँ पे अपनी पूरी बुक पढ़ के आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी बात अगर मैं बताऊँ, जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो समझ लीजिए कि अगर आप पेपर 2 SST की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने जो है 6 to 8 की जो ज्योग्राफी है पूरी कंप्लीट करवा दी है। 1-2 चैप्टर रुके होंगे उसके अंदर, मतलब रह रहे होंगे, उसे आपको करना होगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस मैंने जो है ज्योग्राफी की NCERT बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई है, जिससे कि आपका CTET में 40 मार्क्स जो NCERT से आता है उसमें 13-14 मार्क्स जो है केवल और केवल ज्योग्राफी से आता है। फिर बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए, पूरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो यहाँ से जो है फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। और अगर हिस्ट्री की बात करें तो 6th और 7th क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। 7th क्लास में एक आध चैप्टर रह रहा है, तो वो इतना जो है उसको जो है जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी उसमें जो है उसको करवा दूंगी। ठीक है, बात रही 8th क्लास की हिस्ट्री, जिसमें 2nd चैप्टर चल रहा है। और मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया कि ये चैप्टर जो है स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि 2 पार्ट में कराऊंगी, लेकिन क्योंकि चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा स्टोरी के तरह हम जो है इसे समझेंगे, तो ये 2 पार्ट में नहीं 3 पार्ट में जो है हम करवाएंगे, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस आते ही आते हैं और कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो हम जो है इसको ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें करें ना उसको सही तरीके से करें। एक ही बार में मैं पूरा जो है 1 घंटे में करा दूंगी तो आप लोगों को बोरियत होने लगेगी, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में जो है हम इसे कवर करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आता है, आपको लगता है कि यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा है, साथ ही यहाँ पे आप लोगों को CTET के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगे और एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके से तैयारी करना है। कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उससे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ जो है शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैंने कल स्टार्ट किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उससे किस तरीके से जो है उन्होंने इजाज़तनामा हासिल कर लिया भारत में व्यापार करने का। मतलब पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरीके से आना हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या देखा कि जब तक वो भारत पहुंचती, ठीक है, ब्रिटिश जो है पूरा साउथ अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए, केप ऑफ गुड होते हुए जिस तरीके से जो है वो भारत पहुंचते, तो उससे पता चलता है यहाँ पर पहले ही पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा पश्चिमी तट गोवा पर जो है 1498 में अपनी स्थिति दर्ज करवा चुका है। मैंने आप लोगों को बताया कि इजाज़तनामा जो हासिल किया था कंपनी ने, उसका मेन उद्देश्य यही था कि कोई और कंपनी जो है उनसे जो है कोई भी प्रतिस्पर्धा ना करे, क्योंकि उस टाइम पे जो है कंपनियों का ज़्यादातर जो है क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। ठीक है, कंपटीशन से बच के रहना और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, और ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब जो है इनके बीच में कंपटीशन ना हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, इस इजाज़तनामे का जो है इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, एक के बाद एक जो है जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत आई। और क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है सूती वस्त्र, और उससे भी बड़ा जो आपको बताऊँ तो सूती वस्त्र और रेशम की जो मांग थी वो सबसे ज़बरदस्त थी, और सभी कंपनियों की जो चाहत थी वो यही थी। और जो मसाले थे यहाँ पे, जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, ये इसकी मांग, तो सबकी जो है इनकी मांग बढ़ी तो इनके रेट बढ़ गए, क्योंकि जब डिमांड बढ़ता है तो रेट भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो है कंपनियों में होड़ लग गई और चीज़ें जो कीमतें वो बढ़ गई और मुनाफा लोगों का कम होने लगा। तो क्योंकि कंपनियां जो है यहाँ पर मुनाफा कमाने के लिए एक दूसरे को जो है क्या सोचती थी कि एक दूसरे को जो है ख़त्म कर दें, इसलिए जो एक कंपनी दूसरी कंपनी का कहीं ना कहीं जहाज़ डुबा देती थी, उनके बीच में जो है उनके रास्ते में रुकावटें खड़ा कर देती थी। ये मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था। उसके बाद मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में किस तरीके से व्यापार शुरू होता है और वहाँ के नवाब
क्योंकि बंगाल में व्यापार करने का जो है उन्होंने औरंगजेब से जो साइन करवा लिया था कि बिना शुल्क चुकाए जो है व्यापार वो कर सकें। और इसके लिए जो है कहीं ना कहीं जो निजी तौर पे जो लोग भी व्यापार करते थे, जो भी व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफसर थे, जो निजी तौर पे व्यापार करते थे, वो भी शुल्क चुकाने से किस तरीके से मना कर दिए। तो जो इसका नुकसान हुआ वो नवाब के जो बंगाल के नवाब थे उनकी जो राजस्व में कमी आने लगी। फिर वहाँ पे जो है शुरू होता है लोगों का आनाकानी, मतलब कि कहाँ वहाँ जो है अब कंपनी को जो है वो शुल्क चुकाने के लिए मजबूर करते हैं, उनके जो है किलेबंदी पर रोक लगाते हैं। तो इस तरीके से जो है प्लासी के युद्ध तक बात चली गई, मतलब कि व्यापार से युद्ध तक कैसे बात चलती है, ये सब जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज जो है हम बात करेंगे प्लासी युद्ध की। तो इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को वो सब चीज़ें बता दी, और आप लोगों का कोई सजेशन है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ। तो देखिए, अभी तक हमने यही पढ़ा ना कि जो व्यापार है, कंपनी जो है व्यापार करना चाहती थी, क्योंकि जो बंगाल के नवाब थे, ठीक है, बंगाल के नवाब की अगर बात करूं तो जो वहाँ पे बंगाल के नवाब थे अली वर्दी खान, फिर उसके बाद जो है सबसे पहले तो मुर्शिद कुली खान थे, उसके बाद अली वर्दी खान बने, फिर सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो जब सिराजुद्दौला का टाइम आया ना, तो सिराजुद्दौला ने बंगाल के नवाब थे, इन्होंने जो है कंपनी से कहा कि जो निजी कंपनियां हैं, जो निजी अफसर हैं, जो अपना व्यापार कर रहे हैं, उनको जो है शुल्क चुकाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो है जो शुल्क चुकाने के लिए जो है उनसे जो है जो अफसर थे उनसे जो है उन्होंने बोला कि ये टैक्स चुकाना जो है आपको पड़ेगा ही, अगर टैक्स नहीं चुकाएंगे तो आपको जो है यहाँ पे जो है क्या व्यापार करने नहीं दिया जाएगा। तो वहाँ के अफसर को लगने लगा कि कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है उनका जो व्यापार है वो फल फूल नहीं पाएगा। इस तरीके से जो है नवाब के जो नवाब है, बंगाल के नवाब, अगर इस तरीके से पश्चिम बंगाल के जो नवाब इस तरीके से आनाकानी करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है फल फूल नहीं पाएगा, और उसी की वजह से जो है युद्ध तक बात चलती है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से क्या हुआ। देखिए 1756 में जब अली वर्दी खान की मृत्यु हुई, याद रखिएगा 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है नवाब बनते सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब बनते हैं। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि सिराजुद्दौला ही वो था जो कि कंपनी को रोका। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जो कंपनी थी ना, वो कहीं ना कहीं जो है सिराजुद्दौला जैसे नवाब नहीं चाहती थी, वो चाहती थी एक कठपुतली सरकार, जो कि वो व्यापार करें, वो कुछ भी करें तो उसमें जो है आनाकानी न करें, उनको जो कुछ भी है उन्हें करने दिया जाए। लेकिन सिराजुद्दौला ऐसा करने नहीं दिया। उसने जो है सिराजुद्दौला ने जो है हुक्म दिया कंपनी को, क्या कि राज्य के जो राजनीतिक मामले हैं, मतलब जो सिराजुद्दौला जहाँ का नवाब था उसके जो भी राजनीतिक मामले हैं उसमें जो है कंपनी टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके, और उसने ये भी बोला कि किलेबंदी रोक दे और जो राजस्व चुकाना है उसको जो है चुकाए। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी को जो है ये बात पसंद नहीं आती जब किलेबंदी रोका जाता है उनका, और राजस्व चुकाने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। और यहाँ पे जो है दोनों ही पक्ष, चाहे कंपनी के अफसर हों चाहे सिराजुद्दौला, दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अब यहाँ पे जो है सिराजुद्दौला क्या किया, 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने जो है कासिम बाज़ार में स्थित जो इंग्लिश फैक्ट्री थी, ठीक है, अंग्रेज़ों की लगाई हुई जो इंग्लिश फैक्ट्री थी कासिम बाज़ार में, उस पर जो है हमला बोल दिया। और हमला बोलने के बाद जो है नवाब की जो फौजों ने कंपनी के जो अफसर थे उन्हें जो है क्या कर लिया, गिरफ्तार, उनके गोदाम पर ताले डाल दिए। अब यहाँ पे जो है इसके बाद नवाब ने कंपनी की जो कलकत्ता में स्थित किलेबंदी थी उस पर भी कब्जे के लिए जो है उधर रुख किया, मतलब उधर की ओर चल दिए। अब कलकत्ता हाथ से निकल जाने के बाद जो मद्रास में तैनात रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है, बहुत ही इनका अहम रोल होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया गया। अब यहाँ से जो है आगे बात चलती है कि किस तरीके से जो है उन्होंने जो है प्लासी का युद्ध छेड़ा। तो 1756 में जब रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए सिराजुद्दौला जीत जाता, लेकिन सिराजुद्दौला जो है जो मीर जाफ़र थे इसकी जो है एक टुकड़ी ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया, मतलब मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने सिराजुद्दौला से जो है बगावत कर दी और वो कहीं ना कहीं जो है जाकर रॉबर्ट क्लाइव से मिल गए। तो सिराजुद्दौला की हार जो है एक बहुत बड़ा कारण जो है उसकी सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफ़र की जो कारगुजारियाँ थी वो थी। तो सिराजुद्दौला जो है हारता नहीं, लेकिन उसके कारण का कभी पूछ सकता है सिराजुद्दौला के हार का क्या मुख्य कारण था। तो उसकी जो सेनापति थे
उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र की जो टुकड़ियाँ थी, मतलब कारगुजारियाँ वो थी, क्योंकि उन्होंने जो है साथ नहीं दिया था मीर जाफ़र की। क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव थे ना, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र को वादा किया था कि अगर वो जीत गया तो मीर जाफ़र को नवाब बना देगा। अब मीर जाफ़र टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को जो है क्या बना दिया जाएगा, नवाब। और सत्ता की लालच में जो है उसने जो है उसमें रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया। और यही कारण है कि प्लासी के युद्ध में कौन हारता है, सिराजुद्दौला। प्लासी की जंग बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है भारत में, ठीक है। ये कंपनी की सबसे पहली जीत थी, याद रखिएगा। कंपनी 1756 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है कंपनी की सबसे पहली जीत थी। और ये प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। यहाँ पे सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है, उसके बाद जो है मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है। अब क्योंकि कंपनी को तो एक कठपुतली सरदार चाहिए था ना, कठपुतली उसको चाहिए था। तो अब यहाँ पे जो है मीर जाफ़र को जो है जिम्मेदारियाँ संभालने को अब यहाँ पे जो है मीर जाफ़र को जो है क्या बना दिया जाता है, नवाब। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, इसलिए कि क्योंकि वो मीर जाफ़र को ही सब कुछ सौंपना चाहते थे, नहीं, क्योंकि कंपनी अभी भी जो है जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। वो अपना व्यापार फैलाने के उद्देश्य में थी, ठीक है। उसे और ज़्यादा जो है नफ़ा कमाना था, मुनाफा कमाना था, उसको अपना व्यापार स्थापित करना था। तो जल्दी कंपनी को ये एहसास होने लगा कि ये रास्ता जो है ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो कठपुतली नवाब हैं हमेशा कंपनी के इशारों पर जो है काम नहीं कर सकते। ऐसा तो होगा ही, एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई वो मना करेगा, ठीक है। तो ये जो बात है जल्द ही कंपनी को जो है एहसास होने लगा। फिर उसके बाद उसने क्या किया, प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था, किसको, कंपनी को, ठीक है, ताकि जो है उसको जो है आगे मौका मिले। अब यहाँ पे मीर जाफ़र ने कंपनी का जो है विरोध करना शुरू कर दिया। अब मीर जाफ़र ने विरोध किया तो कंपनी क्या करेगी, उसे तो कठपुतली सरकार वो चाहिए था, सरकार चाहिए, तो उसने मीर जाफ़र को उठा के किसी और को बना देगी। तो अब यहाँ पे मीर कासिम की बारी आती है। तो मीर जाफ़र ने कंपनी का जब विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। याद रखिएगा, सिराजुद्दौला को हटाने के लिए जो है मीर जाफ़र को बनाया गया, मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम को। अब मीर कासिम परेशान करने लगा, क्योंकि कभी भी कठपुतली सरकार जो होता है, कठपुतली कब तक, कठपुतली नवाब ज़्यादा टाइम तक जो है ना उनके इशारों पे काम नहीं कर सकती थी, कभी ना कभी तो आवाज़ उठाएगी। अब यहाँ पे जो है मीर कासिम ने भी अपने परेशान करने लगा। अब हुई बक्सर की लड़ाई, ये होती है 1764 में, याद रखिएगा कब होती है, 7 बक्सर का युद्ध जो है मीर कासिम और किसके बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। 1764 में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है मीर कासिम को हारना पड़ा, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया, फिर से दोबारा मीर जाफ़र को जो है नवाब बना दिया गया। अब नवाब को यहाँ पे जहाँ कंपनी नवाब को देती थी, अब नवाब को ही उल्टा हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने पड़ते थे। ये होता है कठपुतली सरकार, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन लोगों को जो है अब जो है बंगाल के नवाब को ही हर महीने 5 लाख रुपए जो है चुकाने पड़ते थे। कंपनी अपने जो सैनिक खर्चे थे उससे निपटने के लिए जो है व्यापारिक जरूरतों के लिए और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए को हमेशा जो है उसे पैसा चाहता था। अब यहाँ से 1764 में जो है लड़ाई हुई थी बक्सर की। 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है। अब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। अब कंपनी ने जो है क्या सोचा, कठपुतली नवाब नहीं चाहिए, अब इनको जो है खुद जो है नवाब बनना पड़ेगा। तो यही बोलता है रॉबर्ट क्लाइव जो है ये ऐलान किया, किसने किया, हम खुद ही हमें खुद ही नवाब जो है बनना पड़ेगा। ये बात किसने कही, रॉबर्ट क्लाइव ने। 1765 में जो है मुग़ल सम्राट जो थे, ठीक है, मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का जो है दीवान नियुक्त कर दिया, ठीक है। 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल की जो है दीवानी दे दी, उनको नियुक्त कर दिया। और उसके बाद जो है वहाँ मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। अब ये सबसे बड़ी कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि भारत में ज़्यादातर जो चीज़ें थी ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी, ठीक है। मतलब कि जो भी चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए थे वो सोने और चांदी के बदले जो है उन्हें खरीदना पड़ता था। इसकी वजह से उस समय ब्रिटेन के पास जो है भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन ने जो है सोने की जो निकासी थी, जो
ब्रिटेन से सोना आता था वो जो है कम हो गया। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद जो है ब्रिटेन ने सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अब बंगाल से उनकी सारे पैसे जो है ज़रूरतें थी, जो खर्चे थे, जो चीज़ें मिलती थी वो पूरी हो जाती थी। तो इसका क्या कारण था? क्योंकि उन्हें बंगाल का जो है दीवानी मिल गई थी। मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का जब दीवान नियुक्त कर दिया तो उसके बाद जो है बंगाल के विशाल राजस्व के संसाधनों पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। याद रखिएगा, जब कंपनी का जब नियंत्रण हो जाता है तो उसके बाद जो है जो चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी भारत से, वो जो है चीज़ें अब कम हो गई। अब उन्हें सोना चांदी जो है भारत में नहीं लाना पड़ा, क्योंकि उनको बहुत बड़ा जो है एक राजस्व का एक जो है क्या मिल गया, एक जो है राजस्व का खजाना मिल गया बंगाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपनी के अफसर जो नवाब बन बैठे थे उसकी। देखिए, अभी तो पता चला कि उन्होंने जो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अब कंपनी के अफसर जो है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की असली नवाबों की बात के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है, असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के जो अफसर हैं उनको निजी, देखिए उनको जो है क्या करें, निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो थे ना, भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास अर्थात चेन्नई आया था, जब इंग्लैंड से चेन्नई आया था तो उसकी उम्र महज 18 साल थी। 1767 में जब वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत जो है आप देख लीजिए, 18 वर्ष में आया था। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि कम से कम कितनी इसके पास जो है पौंड हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर 4,01,102 पौंड के बराबर थी। समझ में, उसकी जो दौलत थी वो इतनी हो गई थी। अब उससे भी बड़ी बात, 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी। जो ब्रिटिश संसद थी वहाँ पर जो उसे सफाई देनी पड़ी और कहीं ना कहीं जो है वो भ्रष्ट साबित हुआ और उसे भ्रष्टाचार के आरोप में से तो बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने जो है खुद ही आत्महत्या कर लिया। ठीक है, तो बहुत बेहिसाब दौलत जो है यहाँ से इकट्ठा करके लेकर गया था। अब बात करते हैं कंपनी का जो शासन है वो किस तरीके से फैला। ठीक है, आज जो है मैं आप लोगों को टीपू सुल्तान तक पढ़ाऊंगी, उसके बाद जो है मराठा युद्ध जो है कल बताऊंगी, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बस बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा अगर चीज़ों को समझना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है जो आएंगे वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगी। देखिए, कंपनी का जो फैलता शासन था, यदि 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भारतीय राज्य थे उसमें जो है कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो है किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। जब बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 के बाद, कंपनी ने भारतीय रियासतों में जो है, जो भारतीय रियासतें, क्योंकि बक्सर का युद्ध जीत चुके थे, भारतीय जो रियासतें थी वहाँ पर रेजिडेंट तैयार कर दिए गए। ठीक है, रेजिडेंट तब तैयार कर दिए गए। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। जो रेजिडेंट थे ना, ये कंपनी के ही राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि हुआ करते थे। इनका जो काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना। अब यहाँ पर जो है रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के जो अधिकारी थे भारतीय राज्यों के भीतरी जो मामले थे उसमें दखल देने लगे। देखिए, बक्सर की लड़ाई के बाद जो भारतीय रियासतों में रेजिडेंट जो तैयार किए गए थे, इनका बहुत ही अहम रोल रहा। ये बस राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि नहीं होते थे, व्यावसायिक और राजनीतिक प्रतिनिधि ही नहीं होते थे। इनका जो काम था, ये जो है जो भारतीय राज्यों में जो भीतरी मामले थे उसमें भी दखल देने लगे कि अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा। इस तरह की चीज़ों में कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार तो कंपनी के रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी गई। ठीक है, बंदोबस्त को मान ले, और ये जो रियासत थी इस बंदोबस्त को जो है मान लेती थी और अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार उन्हें जो है नहीं होता था। जो भी इस सहायक संधि को मान लेता था उन्हें अपनी जो है सेनाएं रखने का अधिकार नहीं मिलता था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है देखिए, कंपनी की तरफ से सुरक्षा तो मिलती थी। जो सहायक संधि होने के बाद उन्हें जो है अपनी सेनाएं रखने का अधिकार नहीं मिलता था, कंपनी ही उनकी रक्षा करती थी। और यहाँ पे जो है कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलता था, सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी।
क्योंकि सहायक सेना जो उनकी रक्षा करते थे उनको जो है उसके बदले पैसा देना पड़ता था। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि रिचर्ड बेलेजली गवर्नर जनरल जो थे उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया। किसने? रिचर्ड बेलेजली ने। गवर्नर जनरल को 1798 से 1805 तक अवध के जो नवाब थे उनको जो है 1801 में अपना आधा इलाका जो है मजबूर कर दिया सौंपने के लिए। सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे, इसी आधार पर जो है हैदराबाद को भी कई इलाके जो है छीन लिए गए। तो सबसे पहले जो है सहायक संधि जो थोपी गई थी सबसे पहले वो जो है किस पे? सबसे पहले अवध के नवाब जो थे वहाँ पे, फिर उसके बाद जो हैदराबाद पर। ठीक है, रिचर्ड बेलेजली ने। तो सहायक संधि जो है जो भी लोग मान लेते थे उन्हें जो है उनका जो भी रख रखाव होता था वो कंपनी करती थी, उसके बदले जो इन्हें पैसा देना पड़ता था। आगे अब हम बात करते हैं, देखिए आप लोगों को मैंने ये तो बता दिया रेजिडेंट के बारे में। ठीक है, रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। रेजिडेंट जब रियासतों में तैनात कर दिया जाता था वहाँ का राजा बन जाता था। उसे जो है अहस्तक्षेप की मनचाही थी। निषेधाज्ञता का मतलब होता है निर्देश देना। ठीक है, काम करने की छूट देते थे जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह से अधीनस्थ रहता था और रेजिडेंट यानी कि ब्रिटिश सरकार से माफिक काम करता है तो चीज़ें जो है आराम से चलती रहती हैं। ठीक है, शासन के मामलों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता था। अब यहाँ पे जो है रेजिडेंट के बारे में तो आप लोगों ने समझ लिया। अब हम आगे बात करते हैं कि टीपू सुल्तान जो है किस तरीके से, इन्हें टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है, मैसूर का शेर कहा जाता है। तो देखिए दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के बात करेंगे हम। हैदर अली 1761 से 1782 तक जो है इनका शासन रहा। हैदर अली जो है विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान थे। 1782 से 1799 तक जो है शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर पर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। ठीक है, तो मैसूर पर जो है इनका ताकत था। मालाबार तट पर होने वाला जो व्यापार है मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। ठीक है, तो मैसूर पर जो नियंत्रण है 1782 से 1799 तक की बात करेंगे टीपू सुल्तान की। मालाबार तट पर जो है इनका नियंत्रण था, मैसूर का रियासत के नियंत्रण में था। ठीक है, मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। यहाँ से कंपनी काली मिर्च इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले जो बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। ठीक है, कंपनी को रोक दिया। अब यहाँ पे टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले जो फ्रांसीसी व्यापारी थे उनसे जो है संबंध विकसित किए ताकि जो है वो कंपनी के खिलाफ जो है खड़े हो सके। उनकी मदद से अपनी सेना को जो है आधुनिकीकरण किया और अपनी सेना को जो है प्रशिक्षण दिया टीपू सुल्तान ने। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे देखिए कंपनी की फ़ौजों को हैदर अली, यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए कंपनी की जो फ़ौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था। कंपनी को हैदर अली जो इसके फादर थे और टीपू सुल्तान दोनों ने जो है हराया था। लेकिन 1792 में जो है मराठों, हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी की संयुक्त फ़ौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को जो है अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। आखिर में जो है उनको जो है मराठा, हैदराबाद के निज़ाम, कंपनी की संयुक्त फ़ौजों के हमले के बाद जो है इनको जो है आखिरकार अंग्रेज़ों से क्या करनी पड़ी? संधि। और इस संधि के तहत जो है दोनों जो उनके बेटे थे अंग्रेज़ों ने उसे बंधक बना लिए, अपने पास रख लिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें टीपू सुल्तान की तो देखिए हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी, ऐसा जो है किसने बोला? अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ जो है सुल्तान के इन कदमों से आग बबूला हो गए क्योंकि जो है वो जो है फ्रांसीसियों के साथ मिलकर जब अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया तो सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज़ जो है बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए। हैदर अली और कहा कि हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते हैं। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को जो है नियंत्रित करना, उनको कुचलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैसूर के साथ जो है अंग्रेज़ों की 4 जंग हुई, या ये जंग जो है बहुत बार पूछी जाती है। मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 जंग हुई 1767, 1769 तक, 1780 से 84, 1790, 92 और 1999। सबसे आखिरी जो जंग थी, ठीक है, 1799 में श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग, कंपनी को इसमें सफलता मिलती है। ठीक है,
कौन सी जंग में जो है टीपू सुल्तान हारे थे? तो श्रीरंगपट्टनम की। ठीक है, अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे जाते हैं और मैसूर का जो राजकाज है वहाँ के पुराने जो वडियार थे राजवंश के हाथों में जो है सौंप दिया जाता है। इसके साथ ही मैसूर पर जो है एक सहायक संधि थोपी जाती है, जिसपे जो है सीधा अगर बात करें तो कंपनी जो है कंपनी अब मैसूर जो है सेनाओं को जो है मतलब कंपनी को पैसा देती थी अपने रख रखाव के लिए। ठीक है, तो ये था जो है टीपू सुल्तान के बारे में। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये बनाया गया है टीपू सुल्तान का खिलौना शेर। ठीक है, यहाँ जो है टीपू एक विशालकाय मशीन खिलौने की तस्वीर है। ठीक है, जिसमें एक नकली शेर जो कि एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए हैं। ये जो है इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता है और सिपाही के भीतरी चीख आवाज़ें आती हैं। ये एक तरह से उन लोगों के जो है कंपनी के खिलाफ ये जो है बनाया गया था। आगे हम जो है पढ़ेंगे मराठों की लड़ाई के बारे में। ठीक है, मराठों की लड़ाई के साथ जो है सर्वोच्चता का जो दावा था वो क्या था, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, इसके बारे में जो है हम पूरा कल पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो आज की क्लास होगी आपको समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर होंगी। बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। अगर आपका पेपर 2 SST है तो आपके लिए जो है ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं पूरा NCERT आप लोगों को करा रही हूँ और पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो ये PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। वहाँ से जो आप लेकर जो हाईलाइटेड पॉइंट है केवल आप लोगों को वो एक बार देखना है। जो समझाया जाता है एक बार सुन लेंगे ना, बस जनरली एक सुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं। स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो अच्छे से चीज़ें जो है याद रहेंगी। अगर कोई भी सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आप लोगों की CDP पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस जो है चल रही हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जो है करवानी है प्रैक्टिस। ठीक है, तो मंडे से जो है इसकी प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए। SST की जो पैडागॉजी है ये भी मंडे से स्टार्ट होगी और सिविक्स की एक क्लास जो होगी मंडे से। और हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो है आप लोगों की पैडागॉजी की क्लास चली रही है। EVS भी साइड बाय साइड स्टार्ट हो चुका है। मैथ्स की पैडागॉजी की क्लास जल्दी होगी, बस जुड़े रहिए। कीप सपोर्ट। आपको यहाँ से बेस्ट स्टडी मटेरियल मैं देने की कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट।